हेलो बच्चों, न्यूट्रॉन स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज से हम अपनी एक 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या है कि जो आपके एयरफोर्स XY ग्रुप हो गया और आपका नेवी SSR जो हो गया, जो कि अग्निवीर सेम के अंदर में आते हैं एग्जाम, इनके हमने मैथ और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट पैटर्न पे फॉलो किए गए हैं टॉपिक वाइज। जैसे आज मैथ का हम स्टार्ट करेंगे सेट के ऊपर, तो पूरा मैथ का और पूरा फिजिक्स का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है यहाँ पे। यानी आपके पास्ट ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक पैटर्न फॉलो किया गया है, जैसे सेट के ऊपर कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए जिस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, उनकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम पैटर्न में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें नहीं है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा अपनी प्रिपरेशन में। और वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे, 35 से 40 मिनट को रखेंगे, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे हम। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें पास्ट ईयर के ही हैं आपके, ये ज़्यादातर जितने भी पूछे गए हैं वो सारे पास्ट ईयर के ही हैं। आपको पैटर्न को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस पैटर्न के क्वेश्चन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखनी है आपको। साथ ही आपको ये याद रखना है, अगर आपको मान लो किसी एग्जाम के जैसे कि कोई टॉपिक आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें डाउट क्लियरिफिकेशन नहीं हो रही आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि डाउट है सर इसमें, और थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा दीजिए, तो मैं उसके बारे में बेसिक में थोड़ा बता दूंगा। क्योंकि हमारा SSR का एग्जाम सेकंड स्टेज कभी भी स्टार्ट हो सकता है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। उसके रिजल्ट आने के बाद हार्डली आपको 25 से 30 दिन का ही टाइम मिलेगा, इसलिए प्रिपरेशन हम अपनी स्टार्ट करेंगे आज से ही। और X ग्रुप के भी आपके जो क्वेश्चन है उसमें मिक्स हैं, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि दोनों ही एग्जाम को हमने फोकस किया हुआ है। तो चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास में पहला क्वेश्चन है, The set of intelligent students in a class is। भाई आपको इंटेलिजेंट स्टूडेंट की क्लास, मतलब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आपके क्लास में, उसका सेट बताना है। तो आपको पता होगा कि भाई कोई बच्चा आपकी नज़र में इंटेलिजेंट है या दूसरे की नज़र में इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे कि आपने नोट किया होगा, मानकर चलिए भाई आपकी क्लास में आपकी पोजीशन 3rd रैंक आ रही है हर बार, तो सेकंड रैंक वाले के हिसाब से आप ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, उसके रेस्पेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं हो। लेकिन जो आपसे नीचे आ रहे हैं हर बार, तो उसके रेस्पेक्ट में आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो ये वेल डिफाइंड डाटा नहीं है, ठीक है ना। किसी की नज़र में है, किसी की नज़र में नहीं है, तो आप इसमें ऑप्शन डी से जाओगे। क्लियर है। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं भाई मोस्ट जो भी कितने अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, तो हरभजन किसी की नज़र में अच्छा है, किसी की नज़र में नहीं है, तो वो भी वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमारे देश में गिनी चुनी ही नदियां हैं जिनको हम आराम से लिख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो भी हम लिख सकते हैं, तो वो वेल डिफाइंड डाटा में आएगा। तो ऑप्शन डी से जाएंगे। ये टाइप आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सा सेट बना सकते हो, कौन सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। आपसे कहा गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। देखिए प्रॉपर सबसेट और सबसेट का मतलब समझिए आप एक बार, ये कंफ्यूजन होती है बहुत से बच्चों को। एक होता है सबसेट, ठीक है, और एक होता है वर्ड प्रॉपर सबसेट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसेट के अंदर मैं आपसे कहूं कि A B का सबसेट है और मैं ये वाला सिंबल यूज कर लूं, इसका मतलब यहां पे A आपके पास 1 2 3 एलिमेंट कंटेन किए हुए हैं और B के अंदर आपके पास 1 2 3 4 कंटेंट हुए हैं। तो A के सारे एलिमेंट B में मौजूद है, और ये इक्वल वाला साइन कह रहा है कि A के एलिमेंट B के बराबर भी हो सकते थे, यानी यहां पे एक 4 भी आ सकता था। तो ये सिर्फ सबसेट का सिंबल यूज किया जाएगा। प्रॉपर सबसेट में क्या है, अगर आपने ये वाला सिंबल यूज किया है तो ये प्रॉपर सबसेट के लिए है। इसका मतलब है कि A के जो एलिमेंट है वो B में मौजूद होंगे, लेकिन A के एलिमेंट कभी भी B के एलिमेंट के बराबर नहीं हो सकते। यानी इसमें हमेशा A के एलिमेंट की संख्या B के एलिमेंट से कम रहेगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला जो लगेगा इसमें, उसकी वैल्यू रहेगी 2 की पावर n-1। तो n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए आपके पास 3 है, तो मैं यहां पे लगाऊंगा 2 की पावर 3 -1 8 -1 यानी 7। तो ऑप्शन डी से जाओगे आप इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए आप। इसमें कहा गया है एक सेट A है जिसमें एलिमेंट x और y है, तो देन द पावर सेट ऑफ A। भाई पावर सेट पूछा गया है, तो पावर सेट आपने पढ़ा हुआ है। पावर सेट एक सेट है जिसमें किसी भी सेट के सबसेट एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं।
यानी कोई भी सेट है जैसे एक्स वाई, इसके कितने सबसेट बना सकते हो वो लिखा जाएगा। इसमें क्या याद रखना है आपको बच्चों, एक तो पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो नल सेट होता है जैसे फाई, वो हमेशा सबसेट रहेगा सभी सेट का, और एक इटसेल्फ यानी कोई भी एक सेट है वो अपने आप का सबसेट कहलाएगा। तो अगर आपके पास एक्स वाई है ना, आपके पास सेट में गया हुआ है एलिमेंट एक्स वाई, तो मैंने कहा भाई आपके पास एलिमेंट एक्स एंड वाई है तो इसके सबसेट लिखने हैं, तो वही एक तो फाइव हो गया यानी नल सेट हो गया, एक अकेला एक्स करके लिख दिया आपने, एक अकेला वाई करके लिख दिया आपने, एक एक्स और वाई को कंबाइंड करके लिख दिया। ठीक है, अभी एक सेट बन गया। तो ये जो है पावर सेट के एलिमेंट है हमारे। और पावर सेट में कितने एलिमेंट लिखे जा सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला चलता है 2 की पावर n, n फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, यानी 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट बनेंगे। तो 4 एलिमेंट देखो है क्या, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और ये चौथा एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें अब ऑप्शन चूज कर लीजिएगा आप, आपका जो ऑप्शन है वो है यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी से जाएंगे हम। 4th क्वेश्चन रीड कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटिव लॉ। देखिए ये कॉम्पिटिटिव लॉ है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है, ये भी कॉम्पिटिटिव है, ये भी कॉम्पिटिटिव है और ये भी कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये वाली है, तो ऑप्शन डी से जाओगे आप। तो आपको याद रखना है जो प्रॉपर्टीज होती है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, हर साल आता है प्रॉपर्टीज पे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहां से हम यहाँ पे यही मेंशन करना चाह रहे थे। ठीक है, इसलिए जब भी आप रिवीजन करो तो अपने नोट्स जो आपने कहीं से भी क्लासेस में स्टडी करने के टाइम पे बनाए हैं उनको रिवाइज अच्छे से कीजिएगा, और प्रॉपर्टी को याद करने के बाद जितना हो सके उतनी बार लिख कर देखिए, क्योंकि सिर्फ याद करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जितनी बार लिख कर देखोगे तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका। 5वें क्वेश्चन में देखो आपसे कहा गया है, इफ फाइव डिनोट्स द एम्प्टी सेट देन विच वन ऑफ दी इज ए, ये भाई थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, एक सेकेंड मैं इसको एक बार रीअरेंज कर लेता हूं। ठीक है, एक सेकेंड हम पॉज करते हैं वीडियो को, या पॉज का ऑप्शन, पॉज पता नहीं कहाँ से होगी ये, एक सेकेंड, अभी कुछ थोड़ा सा डाटा मिक्स आ रहा था, मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा आप, बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। मैं माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है तो अरेंजमेंट हमने अच्छे से की नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं अभी इसको ओपन कर देता हूँ दूसरे सेक्शन में। ठीक है, बस ये हो गया, और अभी हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। हो जा भाई, बस हो गया भाई, सॉरी बच्चों मैं माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा सा वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी हमने, वो हो भी गया था लेकिन वो पेज अच्छे से हुआ नहीं। ठीक है ना, तो ये अभी हम कर लेते हैं इसको, चलिए। ठीक है, मिनिमाइज होके कहाँ गया ये रहा। चलो सॉरी भाई, क्लासेस में थोड़ा सा डिले हुआ, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। पेन और पिक कर लेता हूँ मैं, पेन में मैंने रेड पेन ले लिया और थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रख ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए सॉरी भाई, है ना। तो क्लासेस में आप आगे आएंगे तो 5वां क्वेश्चन था हमारा, जिसमें पूछा गया था, इफ फाइव डिनोट्स द एम्प्टी सेट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो एम्प्टी सेट को आपको पता होना चाहिए कि आप किससे मेंशन करते हो हमेशा। तो एम्प्टी सेट के लिए आप या तो फाइव सिंबल का यूज करते हो या अकेला ऐसे करके लिखते हो। ठीक है, ये दोनों सिंबल में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते हो आप कि आपने फाइव भी मेंशन कर दिया और सेट के ब्रैकेट में भी रख दिया। इसका मतलब है ये अब एक एलिमेंट है फाइव, क्योंकि फाइव फ्लक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो नल सेट को आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो। अगर आपने सेट के अंदर 0 रखा तब भी वो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 0 होल नंबर होता है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट की तरह काउंट होगा। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई जो एलिमेंट है उसमें 5 बिलोंग्स टू 5, 5 बिलोंग्स टू सबसेट 5, सबसेट बिलोंग्स टू सबसेट, 0 बिलोंग्स टू 5। भाई ऑप्शन डी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं चलेगा आपका। ऑप्शन डी में क्योंकि वो 0 बिलोंग्स टू 5 कर रहा है, और ऑप्शन ए में 5 बिलोंग्स टू 5, 5 बिलोंग्स टू सबसेट 5। हाँ, ऑप्शन बी से जाओगे आप।
ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग्स टू वाला सिंबल यूज हो गया। तो बिलोंग्स टू वाले में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपको थोड़ा सा बिलोंग्स टू वाले कंसेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मानकर चलिए मैंने कहा एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। तो आप यहां से कहोगे कि ए जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। मैं आपसे कहूँ एलिमेंट सी है वो बिलोंग्स करता है सेट ए से, लेकिन यहाँ पे कोई डी एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसलिए कहूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मैंने किसी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया है तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि जो फाई है वो बिलोंग्स करेगा सेट फाई से, यानी इसको अगर आपने सेट ए नाम दिया तो फाई बिलोंग कर रहा है सेट ए से। सेट ए की वैल्यू पूरी लिख दी हमने, तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप इसमें जाएंगे ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी से जाएंगे आप इसमें, ठीक है। तो मैं एक बार यहां से चलूं तो मेरे पास पेजेस में, एक सेकंड भाई, मैं यहां से ये कट कर देता हूं, ठीक है। और अब हमारे पास जो फाइल बची है वो यही है। तो मैंने इस पीडीएफ को तो बंद कर दिया और इसको स्टार्ट कर लिया। तो ऑप्शन फिफ्थ का क्वेश्चन का बी हो जाएगा। छठे क्वेश्चन को देखिए, आपसे कहा गया है सेट ए में, आपसे कहा गया कि भाई सेट ए है और सेट ए में एक्स एलिमेंट है, ठीक है, एक्स एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू आर है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 और 2x बराबर 6 दे दिया आपको। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 से तो आपकी वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी, ठीक है ना। वो पेन भी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में इतनी प्रॉब्लम आनी थी, सोचा नहीं था हमने, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सेटिंग अपने आप अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज ही क्लास में थोड़ा सा ऐसे रहेगा, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें हमने कहा भाई क्वेश्चन के लिए, अरे भाई हो जा तू ऑन। तो ये था x बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर बराबर में 16, तो ये था एक्स स्क्वायर बराबर में 16 और दूसरी वैल्यू गिवन है आपको 2x बराबर में 6 है ना। देखिए यहां से तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो देखिए सेट के हिसाब से क्वेश्चन में आपसे बोला गया था दिस सेट ए, भाई x का एलिमेंट प्लस माइनस 4 और x का एलिमेंट 3, ये वैल्यू आ रही है। तो देखिए कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करिए, आप x की वैल्यू 3 को इसमें रखिए, कभी भी 16 नहीं आएगा। आप x की वैल्यू प्लस माइनस 4 रखिए, कभी भी 6 नहीं आएगा। यानी कोई भी एलिमेंट एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं जा सकता, नहीं लिखा जा सकता तो आप इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, नल सेट से। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। फिर से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नल सेट है। तो 7th में पहले ऑप्शन में देखिए 0 ब्रैकेट के अंदर बंद है सेट के अंदर, यानी 0 होल नंबर होता है, तो 7वें में एक एलिमेंट हो गया, वो ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन 7th के सेक्शन बी यानी ऑप्शन बी में देखिए, उसमें कह रहा है x या तो 0 से बड़ा है और आ गया, या x 0 से छोटा है। यानी या तो आप x 0 से बड़ा लीजिए पॉजिटिव वैल्यू में, या x 0 से छोटा लीजिए नेगेटिव वैल्यू में। तो हाँ इसमें एलिमेंट हो सकते हैं क्योंकि और आया है। अगर एंड आता तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो तब तक ये नल सेट बन सकता था। सी में आइए, सी में कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर 3, या तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 होना चाहिए या x बराबर 3 आना चाहिए। तो हाँ एलिमेंट बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 4 लोगे तो प्लस माइनस 2 आएंगे, x बराबर 3 है तो 3 ही आएगा। तो सी में भी आपके एलिमेंट मौजूद हैं। डी में देखिए, डी में कह रहा है x बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है और x बिलोंग करेगा आपके रियल नंबर से। तो कंडीशन इसको अगर हम सोल्व करें, एक सेकेंड में इरेजर ले लेता हूं, कंडीशन की वैल्यू देखें तो आपको कुछ ऐसे बोला गया है ऑप्शन डी के अंदर कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 0, ठीक है, और साफ साफ कहा है कि x बिलोंग करेगा रियल नंबर से। भाई यहां से एक्स स्क्वायर बराबर आएगा -1 और x की वैल्यू आएगी -1 का स्क्वायर रूट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये रियल नंबर तो नहीं है।
और आपके एलिमेंट हमेशा रियल नंबर वाले ही होने चाहिए थे ऑप्शन बी में, तो इसका मतलब ये एक नल सेट है, तो इसको मैं 5 से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो इसमें हम टिक करेंगे ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन डी से जाएंगे हम, तो इसमें भी आपका चलेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। देखिए 8 में कह रहा है नंबर ऑफ इन ए ग्रुप ऑफ 2 persons 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी वाइल 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी पर्सन्स ड्रिंक्स कॉफी बट नॉट टी। याद रखिए ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही फॉर्मूला लिखना चालू कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, उनका यूनियन लेंगे, उनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो मानकर चलिए कि आपका टाइम बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है, और कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की सिचुएशन होती है, क्योंकि क्वेश्चन सभी बच्चों को आते हैं, सिलेक्शन उसी का ही होगा, रैंक उसी की आएगी जो अपने दिमाग से सोचकर कैलकुलेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर दें। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, हमेशा आपको वेन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने थे, 52। मान लीजिए ये सेट ए है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, और ये है सेट बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉफी को। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया था इन ए ग्रुप ऑफ 52 पर्सन, यानी ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया 52, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, यानी अकेले चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते हैं। तो अकेले चाय यानी ये वाला हिस्से की बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें कितने आपके 16 है, तो मैंने यहां पे 16 लिख दिया भाई, मैंने कहा यहां पे रिप्रेजेंट कर दो आप 16, तो इसमें हो गए 16 चाय पीने वाले। फिर आपसे कहा गया है 16 के बाद में वाइल 33 ड्रिंक टी, ठीक है, 33 लोग ऐसे हैं जो टी पीते हैं, तो यानी 16 यहां पे हो गया, तो यहां पे कितना आएगा 16 और ये 7 बन जाएगा, ठीक है 17 बन जाएगा, 16 और ये 17, तो मैंने स्पेस ले लिया टी के लिए, और ये पूरी वैल्यू यहां पे आ जाएगी 17, ठीक है। इसको मैं एक्स मान लेता हूं भाई, जितने लोग कॉफी पी रहे हैं वो सिर्फ एक्स है। तो क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया था 52 तो हो गया यूनिवर्सल सेट का, 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, वो मैंने बता दिया आपको, वाइल 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो इसमें कहा गया है देखो टोटल 52 है, तो इसका मतलब 16, 17 और x का जोड़ 52 आना चाहिए, ठीक है वेन डायग्राम के नियम से। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 52 माइनस वो जोड़कर लाओगे 7 6 13, 1 2 3 33, और 52 में से 33 घटाओगे तो 9, 4 3 गया 1, 19 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर मैच करेगा इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, इसमें आप ऑप्शन डी से जाएंगे, तो आपका ऑप्शन डी आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। 9th क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है इन ए ग्रुप ऑफ 1500 स्टूडेंट्स देर आर 475 स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक बंगाली, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। ये भी बिल्कुल इसी बेस पे क्वेश्चन है, तो मैंने आपके लिए ये होमवर्क दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसको आपको सॉल्यूशन वीडियो शॉर्ट के हिसाब से बना के दे दूंगा। इसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप करके हमें बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली सबसेट, ओनली वन सबसेट पूछा है कि इनमें से सिर्फ एक सबसेट हो। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमने बोला था, आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब होता है पावर सेट, ठीक है, और पावर सेट के लिए हमने नंबर ऑफ सबसेट लिखने का फॉर्मूला बताया था, जिसकी वैल्यू थी आपके पास में 2 की पावर n। n क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसी में ही एक सेट बनेगा, ठीक है। तो देखिए कोई एलिमेंट किस में नहीं है भाई, ऑप्शन ए में आओगे देखो कोई एलिमेंट नहीं है, बी में एक एलिमेंट है, सी में 2 एलिमेंट है, डी में एक एलिमेंट है, तो आप इसमें ऑप्शन ए से जाएंगे, यानी इसके पास नंबर ऑफ सबसेट हमेशा 1 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th में आइए, और 11th को रीड कीजिए आप एक बार। आपसे कहा गया ए सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द पीपल वॉच ए न्यू चैनल, 76% वॉच अनदर चैनल, X% ऑफ द पीपल वॉच बोथ चैनल, देन, ठीक है, X की वैल्यू पूछिए आपसे। देखिए मैंने फिर से कहा था आप हमेशा वेन डायग्राम से जाएंगे
तो ज़्यादा आसानी होगी आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो देखिए हमने कुछ ऐसे ही किया, भाई परसेंटेज में चल रहा था ना, तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट को तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दो, यानी ये तो हो गया आपका 100%। और आपके पास दो लैंग्वेज थी, दो न्यू चैनल थे, 63% चैनल ए और 76% वॉच अनदर चैनल, X% ऑफ पीपल वॉच बोथ दी चैनल। तो हमने ऐसे किया, भाई ये चैनल ए है मान लीजिए, ठीक है, और ये चैनल बी है। तो उसने कहा था X% वॉच बोथ चैनल, तो ये इंटरसेक्शन वाला X बन जाएगा। और कंडीशन थी 63% ऑफ पीपल वॉच ए न्यू चैनल, ठीक है, 63% चैनल ए को देखते हैं, तो यहां पे बचेगा आपका 63 माइनस का X। और साथ में कंडीशन थी 76% वॉच अनदर चैनल, तो दूसरा जो चैनल है ये 76 है, तो इसमें से भी आप क्या करोगे, X घटा दोगे। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 63 माइनस एक्स प्लस एक्स, 76 माइनस एक्स, ये पूरा 100% के बराबर आना चाहिए था, ये इसको काट देगा तो माइनस का x और ये आएगा 6 3 9 7 6 13 बराबर में 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 39। ये तो है मिनिमम, यानी x की वैल्यू 39 तो होनी चाहिए और इससे बड़ी हो सकती है। और भाई मिनिमम वैल्यू 63 और 76 में से क्या है, 63, तो x की रेंज हो जाएगी भाई 39 से बड़ी, लेकिन देखिए x की वैल्यू हो जाएगी 39 से बड़ी लेकिन 63 से छोटी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ही पूछी थी आपसे, तो इसमें हम चलेंगे ऑप्शन सी से। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, आपको नंबर लाइन पे लिखने का रूल पूछ रहा है, तो आपने ये शायद से पढ़ा होगा क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल करके क्लासेस के अंदर। मैं एक बार इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्लोज इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं और ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो शायद से आपने रिविजन भी किया होगा, अगर किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम बेसिक क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। देखिए अगर मान लो मैं आपसे रिप्रेजेंट करूं ए और बी को, तो ये वाली क्लोज ब्रैकेट कहलाती है और ये वाली ओपन ब्रैकेट कहलाती है। यानी जहां पे आप ये सिंबल यूज कर रहे हो वो ओपन ब्रैकेट है, जहां ये सिंबल यूज कर रहे हो वो क्लोज ब्रैकेट है। तो क्लोज ब्रैकेट का नंबर लाइन पे, यानी अगर ये है ये बी है, तो क्लोज ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कि ए इंक्लूड है, तो आपको ए को ऐसे डार्क करना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब है बी इंक्लूड नहीं है, तो बी को आपको ऐसे ओपन से दिखाना पड़ेगा और उनके बीच की शेडिंग तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि उनके बीच के सारे एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे। अगर मैं आपको ऐसे लिखता, ए और बी दोनों ओपन से लिखता, तो भाई ए को भी इंक्लूड नहीं करना था और बी को भी इंक्लूड नहीं करना था, लेकिन इनके बीच के एलिमेंट आपको इंक्लूड करने थे, और दोनों क्लोज होते तो दोनों को इंक्लूड करते हम, ठीक है। तो आपको इस रूल का यूज करना था इसमें। तो ए क्लोज है, बी ओपन है, तो ऑप्शन बी से जाएंगे इस क्वेश्चन में हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड कीजिए आप एक बार। देखिए वेन डायग्राम के बेस पे है और आपसे पूछा गया है शेडेड रीजन क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन को फॉलो कीजिए ताकि आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। और वेन डायग्राम में देखो बी बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है, सी बिल्कुल इंक्लूड नहीं है, यानी बी और सी के एलिमेंट आने ही नहीं चाहिए। पार्ट ए में देखो, ऑप्शन ए में भाई बी और सी का यूनियन करके ए से कॉमन, ए से कोई कॉमन है नहीं, इंटरसेक्शन है नहीं, ऑप्शन ए कैंसिल। ए का किसी के साथ यूनियन भी नहीं है, बी भी कैंसिल। सी के अंदर ए में इंटरसेक्शन नहीं है किसी का भी, कैंसिल। डी बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, देखो डी का कहने का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी और सी में नहीं है, तो बस वही शेडिंग है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो वेन डायग्राम को आपको पढ़ के क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर से इसको हम डिटेल में समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, बिल्कुल इसके बेस पे क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 15 में आपको कहा गया है कि किसी बैटल के अंदर 70% कॉम्बटेंट है, जिसमें 70% लोगों की एक आंख खराब हुई है, 80% लोगों का कान खराब हुआ है, 75% आर्म भुजाएं खराब हुई है, 85% लेग खराब हुई है। तो आपसे कह रहा है X% लॉस्ट ऑल दी 4 लिम्स, यानी चारों जिसके ऑर्गन खराब हुए हैं उनकी संख्या X% है। तो मिनिमम वैल्यू बतानी है X की आपको। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, जो आपके 70% बोल रहे हैं ना कि आंख खराब हुई है, तो कितने लोगों की खराब नहीं हुई, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, आप 100 में से घटा दो भाई जितने लोगों की आंख खराब नहीं हुई, और उसके बाद में
80% का कान था तो 20% लोगों का कान बच गया। 75% भुजाएं खराब हुई हैं तो यानी 25% भुजाएं बच गई। तो भाई उसके हिसाब से कान के लिए 20 आ जाएगा, आर्म के लिए 25 आ जाएगा। तो कान के लिए आया 20 और इसके लिए आ गया 25 आर्म के लिए। बाकी क्या बचा आपका 85% लेग, तो 15% बचे उसके लेग वाले। इसको घटाओ 100 में से, ये 50, 25, 5, 30, 40 और ये 90, यानी मिनिमम 10% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका मैच करेगा इसमें ए, ऑप्शन ए। अगर आपको डाउट है, इसके पीछे का कंसेप्ट जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको स्पेशल वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। ये आपके बारे में पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन में कि कौन सा सेट के इक्वल हैं और कौन से नहीं हैं। फिर से ये सेट के बेस पे है, तो हमें देखना है कि आप लोगों का बेसिक कितना अच्छा है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है ये। 17 क्वेश्चन पे आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। देखिए, आप अगर चेक करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा वेन डायग्राम का यूज कीजिएगा, सबसे आसान तरीका यही है। तो पहले में देखो, पहले में कह रहा है ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। मैंने पेज क्लियर कर लिया पहले ताकि थोड़ा सा डिटेल में समझा सकूं मैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा वेन डायग्राम से करके दिखाता हूं और आपको भी अच्छा लगेगा, और आपको हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, तो देखिए ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाओ। भाई यूनिवर्सल सेट की लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को बार बार। ए की वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये एलिमेंट है, बस ये ए है और ये बी है। और इसके बराबर में था ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या करो, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। भाई ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों का कॉमन। अब ये कह रहा है ए की वो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन बी में नहीं है, यानी इसको हटा दो तो ये वाली शेडिंग आ जाएगी। तो देखो दोनों की शेडिंग इक्वल है ना, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। ऐसी दूसरी स्टेटमेंट देखो, ए और बी का कॉमन और ए माइनस बी यूनियन करने पर ए आएगा। चेक कर लो आप यहाँ पे, भाई ए माइनस बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी ये है और अकेला ए ये था, इन दोनों को यूनियन करा दो आप, तो यूनियन कराने पर सिर्फ ए तो बचेगा। तो यानी ऑप्शन सेकंड, ये जो सेकंड पार्ट चल रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड में आप चेक करोगे, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, उनका यूनियन और ए माइनस बी यूनियन सी। देखिए पहले ए माइनस बी यूनियन सी बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। ए माइनस बी यूनियन सी, भाई मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी, बी और सी का यूनियन कराओ भाई आप। बी और सी का यूनियन कराने पर आपका वो आएगा, यानी ये यहां से यहां तक की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए क्यू एलिमेंट जो बी सी के यूनियन में नहीं है, उसके लिए आपको ये वाली शेडिंग दिखानी पड़ेगी। समझ गए। और इसके बराबर में था ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। तो देखिए भाई ये ए है, ये बी है और ये वाली सी है। तो पहले ए के एलिमेंट लिखो जो सी में नहीं है, ए के एलिमेंट जो सी में नहीं है, ये वाले एलिमेंट है वो। ठीक है, ए के एलिमेंट जो सी में नहीं है, ए माइनस सी, तो ये मैंने गलत शेडिंग कर दी। ए के एलिमेंट जो सी में नहीं है उसको एक बार फिर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए था, वो बी, ये सी। ए के एलिमेंट जो सी में नहीं है उसके लिए आप ये वाली शेडिंग दिखाओगे भाई। अब चलते हैं वैल्यू ए माइनस बी, ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है उसके लिए शेडिंग ये वाली दिखाओगे। पेन को थोड़ा डार्क करते हैं, उसके लिए आप ये वाली शेडिंग दिखाओगे। बी में नहीं है, हो गया। इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगी, इन दोनों का यूनियन लेने पर आपकी सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, मतलब शायद से पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल येलो वाले पार्ट को एकदम डार्क करने की, यानी ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे मैच हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड,
तो आपके ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यानी ये कंडीशन भी बिल्कुल ट्रू है। तो तीनों ही पार्ट सही है, तो आप ऑप्शन सी से जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, मैच द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी के बेस पे है, प्रॉपर्टी के बेस पे मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको कराए भी हैं, तो आपको इसमें से तुरंत आंसर बताना पड़ेगा। एक छोटा सा ट्रिक देता हूं मैं आपको, जैसे कि देखिए पार्ट ए में देखिए, आप ए के अंदर कह रहा है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो देखिए मैंने इसको समझाने के लिए मान लीजिए थोड़ा सा आपको ट्रिक बताया, भाई आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करो। देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये ए है, ये वाला सेक्शन ए है, और ये बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करोगे तो आपकी पूरी वैल्यू आएगी, यानी ये यूनिवर्सल सेट आएगा आपका। तो देखिए ऑप्शन में आइए, ऑप्शन में आपके पास ए की मैचिंग होगी बिल्कुल 3 से, और अगर आप यहाँ पे आओगे ना कोड्स वगैरह में, तो कोड्स वगैरह में आप चेक करो, देखिए ए की वैल्यू 3 से मैच हुई थी, तो ए की वैल्यू सिर्फ डी से है, यानी आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो उसमें ए बी सी डी ई एफ सारे मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो इतनी देर में तो बच्चे पता नहीं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगाना है कि ऑप्शन में क्या कोई रिपीटेशन वैल्यू है, तो ही चेक करने की जरूरत है, नहीं तो आप वहीं से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 19 क्वेश्चन में आइए, असरेशन रीजन के क्वेश्चन है आपके, ये टाइप भी आपको आजकल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले में देखिए आपसे कह रहा है सबसेट्स ऑफ दिस सेट। अभी पूछा था हमने सबसेट्स के बारे में, भाई इसमें 2 एलिमेंट है, 1 अकेला एक एलिमेंट माना जाएगा, 2 ब्रैकेट के साथ में है तो एक एलिमेंट माना जाएगा, तो 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो एसरेशंस में आपके सबसेट लिख के दिखाए गए हैं, और रीजन में आपको प्रॉपर सबसेट के बारे में फॉर्मूला बताया, तो प्रॉपर सबसेट का ही फॉर्मूला लिखा था मैं। एसरेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन एसरेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन लिखने में ज्यादा टाइम लगता, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पहले भी पता होगा ऑप्शन में लिखा रहता है कि एसरेशन ठीक है, रीजन ठीक है, रीजन एसरेशन का एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं, दोनों ही ठीक है, लेकिन रीजन एसरेशन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। और 20वां क्वेश्चन फिर से सबसेट्स और इंटरसेक्शन सेक्शन के प्रॉपर्टीज पे आ गया, तो फिर से आपको 20th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 होमवर्क के बेस पे दिए हैं, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों के बेसिक अच्छे नहीं है तो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बच्चे मिलकर, आपको उनकी तैयारी के लिए हम स्पेशल वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर से 20 क्वेश्चन लेके आएंगे जल्दी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके, जो बच्चे कोचिंग सेंटर में मोटी फीस देकर अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे विदाउट फ्री, मतलब विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं बच्चों, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।